देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को समझने के लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसको आपको समझना है। हमने क्या लिखा है? लेट अ बाइनरी सॉल्यूशन। हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन माना है, ठीक। अब बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दो होते हैं, जैसे ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं, यानी सॉल्यूशन अगर दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास शुगर है और वाटर है, तो वो क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में ए जहां भी आएगा इस चैप्टर में उसका मतलब सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है, ये मैंने माना है। तो हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया है ए और बी, जिसमें ए क्या है? सॉल्वेंट है और बी क्या है? सॉल्यूट है, ठीक। अब डब्ल्यू ए जो है वो सॉल्वेंट का वेट है। क्या है? डब्ल्यू ए सॉल्वेंट का वेट है और डब्ल्यू बी सॉल्यूट का वेट है। ये किसका वेट है? सॉल्वेंट का वेट है और ये किसका वेट है? सॉल्यूट का वेट है। उसी तरह वी ए जो है वो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है और वी बी क्या है? सॉल्यूट का वॉल्यूम है। ठीक उसी तरह एन ए जो है वो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं और एन बी जो है वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। उसी तरह एम ए जो है वो मोलर मास किसका है? सॉल्वेंट का, और एम बी जो है वो मोलर मास सॉल्यूट का है। बात समझे आप? डब्ल्यू ए सॉल्वेंट का वेट, डब्ल्यू बी सॉल्यूट का वेट, वी ए सॉल्वेंट का वॉल्यूम, वी बी सॉल्यूट का वॉल्यूम, एन ए सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स, एन बी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, एम ए सॉल्वेंट का मोलर मास, एम बी सॉल्यूट का मोलर मास, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको दिमाग में रखनी है, आगे समझाते हैं, ठीक है। अब देखो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में पहला है मास परसेंटेज। इसमें भी हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया है ए और बी, ठीक। अब इसको समझने के लिए सपोज करो, मान लो यहाँ पे एक कंटेनर दिख रहा होगा आपको, एक कंटेनर है, ठीक। अब इस कंटेनर में 10 ग्राम जो है वो NaCl यानी कि नमक है और 190 ग्राम जो है वो क्या है? वाटर है। 10 ग्राम NaCl है और 190 ग्राम वाटर है। अब अगर आपको, तो ये सॉल्यूट हो गया ना, कम है। अगर आपको सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो आप क्या करोगे? 10/190 नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट के कंसर्न में नहीं निकलता है। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निकलता है। क्या करोगे तुम? 10/200 करोगे ना ऐसे। तो कंसंट्रेशन क्या होता है? सॉल्यूट का होता है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहां पे मास परसेंटेज, परसेंट सेंट का मतलब होता है 100। अब ए और बी में आपको मास परसेंटेज निकालना है ए का, तो ए का अगर निकालना है तो ए क्या है? सॉल्वेंट है ना। सॉल्वेंट का हम लोग क्या माना है? डब्ल्यू ए। अभी बताया था सॉल्वेंट को डब्ल्यू ए माना है। तो कैसे निकालोगे? जिसका निकालना वेट ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? वेट ऑफ द सॉल्वेंट, जैसे डब्ल्यू ए को सॉल्वेंट का वेट माना है, टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं रखना है, इनटू 100। अब जैसे डब्ल्यू बी हमारा सॉल्यूट है तो कैसे निकालोगे? वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। बात समझ में आ रही है? वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन। डब्ल्यू ए मान लो सॉल्वेंट है और डब्ल्यू बी सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ने पर सॉल्यूशन आएगा ना। तो क्या करोगे? वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको क्या पता चल जाएगा? मास परसेंटेज पता चल जाएगा। दूसरा है, देखो बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज में भी हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया जिसका नाम है ए बी, ठीक। अब जैसे मान लो हमको सेम इसी तरह है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए निकालना है, तो ए का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ए का वॉल्यूम वी ए है अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को जोड़ दोगे इनटू 100। उसी तरह वी बी का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। बात समझ में आई? जैसे मान लो आपको मास परसेंटेज निकालना है या वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो सॉल्यूट का निकालना है तो लिखोगे सॉल्यूट का वेट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। यहां सॉल्वेंट नहीं लिखना है, हमेशा क्या लिखना है?
सॉल्यूशन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हम किसके टर्म में निकालते हैं, किसके रेफरेंस में निकालते हैं, सॉल्यूशन के। तो ये हमारे दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जिसको हम मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, केमिस्ट्री में इसको वेट परसेंटेज भी लिखता है बेटा, ये फिजिक्स नहीं है। मास और वेट अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि ये एक ही है, ठीक, तो कहीं कहीं वेट परसेंटेज भी लिखता है। तो बात समझ में आई। इस तरह से हम क्या करते हैं, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं। मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज है क्या, कॉन्सेंट्रेशन को नापने का एक तरीका है, एक मेथड है, कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने का एक मेथड, एक तरीका है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। देखो बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। क्या है मोलैरिटी, सबसे पहले डेफिनेशन समझो। मोलैरिटी का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, उसी को क्या कहते हैं, मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के जितने मोल्स होते हैं उसको मोलैरिटी कहते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एम से करते हैं, ठीक। अब सॉल्यूट का मोल्स क्या है, Nb माना था हमने, तो क्या होगा, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो Nb क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, V क्या हो गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया। अब देखो M इक्वल टू Nb अपॉन V इन ml, जब इसको ml में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कर दिया तुमने। अब देखो बेटा यहां Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो मोल्स क्या होता है आपको याद होगा, मोल्स होता है वेट अपॉन मोलर मास। तो Nb किसका है, सॉल्यूट का है, तो सॉल्यूट के लिए हमने वेट क्या माना था, Wb, और सॉल्यूट के लिए मोलर मास क्या माना था, Mb, तो Wb अपॉन Mb। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Mb इक्वल टू Wb अपॉन Mb, वही वैल्यू हमने पुट कर दिया है, तो ये मोलैरिटी आ गया हमारा। अब देखो कुछ लिखा है मैंने, मोलैरिटी इज नॉट गुड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। कह रहा है कि मोलैरिटी अच्छा मेथड नहीं है, किस लिए, कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्या बोल रहा है कि मोलैरिटी अच्छा मेथड नहीं है, किस लिए, कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए। रीजन क्या है, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है समझो। एक बात बताओ, Wb क्या है, वेट है ना सॉल्यूट का, Mb क्या है, उसका मोलर मास है, 1000 भी कांस्टेंट, Wb कांस्टेंट, Mb भी कांस्टेंट, तो बचा क्या, M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यानी अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। अब तुम जानते हो ना कि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मान लो टेम्परेचर बदलेगा तो वॉल्यूम भी बदल जाएगा, अब वॉल्यूम बदलेगा तो मोलैरिटी भी बदल जाएगा। या दूसरे शब्दों में कहो कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घट जाएगी। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ना मोलैरिटी, इसलिए बोला जाता है कि ये अच्छा मेथड नहीं है, किसके लिए, कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब देखो अगला है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, स्मॉल m से। इसमें क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखते हैं, वेट सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट नहीं, क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन Wa क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन नहीं लेना है यहां, ध्यान देना, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है, इन kg। तो मोलैरिटी क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। बार बार बोल रहा हूं, सॉल्वेंट लेना है मोलैरिटी के केस में, सॉल्यूशन नहीं लेना है। मोलैरिटी में सॉल्यूशन लेना है, मोलैरिटी में क्या लेना है, सॉल्वेंट। तो क्या कहेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। तो ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और Wa क्या है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट है, उसको किस में लेना है, हमको kg में लेना है। अब kg को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो Nb अपॉन Wa इन ग्राम इंटू 1000। अब Nb की वैल्यू फिर से पुट कर दो, Wb अपॉन Mb, तो Wb अपॉन Mb इंटू 1000 इंटू Wa, ठीक, ये हो गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब एक बात बताओ बच्चों, इस पूरे फॉर्मूले में कहीं वॉल्यूम है,
नहीं है, नहीं है, तो बोला जाता है कि मोलैलिटी जो है वो अच्छा मेथड है कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए। किसकी तुलना में? मोलैलिटी की तुलना में। रीजन क्या है? क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। बात समझ में आ रही है? मोलैलिटी इज गुड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। कह रहा है मोलैलिटी एक अच्छा मेथड है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। रीजन क्या दे रहा है? इट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यही यहां कहीं वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, तो जब वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा है तो जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब वॉल्यूम ही नहीं है तो टेम्परेचर के चेंज होने से मोलैलिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें आप क्या देखोगे कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है? बोर्ड में 1 मार्क्स का आता है कभी कभी। क्या आता है? वाई मोलैलिटी इज गुड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू मोलैरिटी। तो आप बोलोगे मोलैलिटी इज गुड मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन as compared to molarity because molarity does not change with change in temperature। तो ये हो गया मोलैरिटी, ये हो गया मोलैलिटी। दो बात इसमें ध्यान देना है कि इसमें वेट ऑफ द सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्यूट का मोल्स अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट लेते हैं, इसमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेते हैं। यही मिस्टेक करते हो आप लोग, यहाँ पे सॉल्वेंट लेना है बेटा, ध्यान देना, इसीलिए मैंने WA लिया है। ठीक, अब नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन है टर्म है हमारा मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। ये समझ में आ गया आपको? मोलैरिटी, मोलैलिटी। अब अगला क्या है हमारा? मोल फ्रैक्शन। आओ देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। सपोज करो हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, ए और बी। क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन है। मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि बाइनरी सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन व्हिच आर हैविंग टू कंपोनेंट्स। जिसके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अब मान लो ए के नंबर ऑफ मोल्स Na है, बी के नंबर ऑफ मोल्स Nb है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, मतलब क्या कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के रेफरेंस में कितने हैं, उसका फ्रैक्शन क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। यहां शेयर से समझो, फ्रैक्शन मतलब शेयर। जैसे मान लो हमने 1 मोल सॉल्ट लिया, यहाँ पे 1 मोल सॉल्ट, ठीक, और 24 मोल वाटर लिया। अब इस सॉल्ट को जब इसमें डिसॉल्व करोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें कितने मोल्स होंगे? 25 मोल्स। अब अगर मान लो तुमको इसका निकालना है कि इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, तो यही कम है तो ये सॉल्यूट होगा, तो क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। भूलेंगे नहीं, सॉल्यूशन ही होगा, सॉल्यूशन के रेफरेंस में मोल फ्रैक्शन निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा कि सॉल्यूट के मोल सॉल्यूशन की तुलना में कितने फ्रैक्शन में है, उसी को क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। अब बेटा एक बात और कि किसी भी मोल फ्रैक्शन, जैसे मान लो A का मोल फ्रैक्शन XA है, B का मोल फ्रैक्शन XB है, तो इसका सम हमेशा 1 होगा। अगर 3 कंपोनेंट्स होंगे तो क्या हो जाएगा? XA XB प्लस XC इक्वल टू 1। क्यों होता है 1? 1 क्या है? कंप्लीट है। क्यों हो रहा है? जैसे मान लो ये एक शेयर है, ये एक शेयर, तो दोनों शेयर मिल जाएगा तो फिर से कंप्लीट हो जाएगा ना। जैसे मान लो मैंने किसी चीज को 3 टुकड़ों में डिवाइड किया, अलग अलग कर दिया तीनों को। अब जब इस तीनों को फिर से जोड़ूंगा तो ऐसा बन जाएगा ना, तो वही तो हो रहा है। XA क्या है? इसका मोल फ्रैक्शन है, XB क्या है? इसका मोल फ्रैक्शन है। अब दोनों फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमेशा मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1 के बराबर होता है। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई। अगला टॉपिक है बेटा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल N से। इसमें कुछ नए टर्म्स आएंगे, ध्यान से सुनना। N इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इनटू 1000। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इनटू 1000। ठीक, अब आपके लिए नया टर्म क्या आया? तो आपके लिए नया टर्म आया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। आया ना?
ये आपके लिए नया टर्म है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे कैलकुलेट करोगे? वेट ऑफ द सब्सटेंस गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ द सब्सटेंस गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नया टर्म फिर आया इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? तो इक्विवेलेंट वेट एसिड, बेस और सॉल्ट तीनों का अलग अलग से तरीके से निकलता है। देखो सबसे पहले सीखो एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो याद रखना कि एसिड की बेसिसिटी होती है, एसिड की बेसिसिटी होती है, ठीक। मतलब क्या? जैसे मान लो HCl है तो इसके पास H प्लस कितने हैं? एक है ना, एक। तो जितने भी रिप्लेसेबल H प्लस होते हैं एसिड के पास वही इसकी बेसिसिटी होती है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। एसिड की बेसिसिटी होती है तो इसके पास रिप्लेसेबल H प्लस कितने हैं? 1 है, तो इसकी बेसिसिटी 1 होगी। अगर मान लो कोई पूछे कि H2SO4 के पास रिप्लेसेबल H प्लस कितने हैं? तो 2 है, तो इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी। अगर मान लो हमारे पास है और भी एग्जांपल दे H3PO4, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? इसकी बेसिसिटी एसिड की बेसिसिटी होती है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक। लेकिन अगर मान लो हमारे पास है H3PO3 और H3PO2 तो इसकी बेसिसिटी होती है 2, इसकी बेसिसिटी होती है 1। होना चाहिए 3 और 3, तो 2 1 क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों एक्सेप्शन है। क्या है? दोनों एक्सेप्शन है, ठीक। तो अब देखो एसिड की बेसिसिटी होती है, ये बात तो समझ गए तुम कि एसिड है तो उसकी बेसिसिटी होती है। तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे कैसे? जैसे मान लो तुमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या है? मोलर वेट बोलो या मोलर मास बोलो अपॉन एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी, ठीक। अब जैसे मान लो तुमको निकालना है HCl का, निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो कैसे निकालोगे? HCl का मोलर मास 35.5 और 1 36.5, ठीक है। H प्लस यानी बेसिसिटी कितनी है? 1, तो क्या आ जाएगा? 36.5, ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। जैसे मान लो तुमको H2SO4 का निकालना है, H2SO4 क्या है? एसिड है, तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कैसे निकालोगे? वेट मोलर मास कितना होता है H2SO4 का? कैलकुलेट करना, 98 आएगा। कितना आएगा? 98। और इसके पास रिप्लेसेबल H प्लस कितने हैं? तो 2 हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 49 आ गया। बात समझ में आई? तो एसिड की बेसिसिटी होती है, क्या करते हैं? मोलर वेट में बेसिसिटी से डिवाइड करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। अब देखो बेस का क्या होता है? जो बेस होता है बेटा उसकी एसिडिटी होती है, उल्टा होता है। जितना इसके पास रिप्लेसेबल OH माइनस आयन होगा वही उसकी बेसिसिटी होगी। जैसे KOH है, KOH बेस की एसिडिटी होती है ना, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी? 1 होगी, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी एसिडिटी कितनी होगी? 2 होगी। बात समझ में आ रही? तो बेस की एसिडिटी और एसिड की बेसिसिटी होती है। अब मान लो तुमको इसी का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो क्या निकालना है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, ये निकालना है। तो क्या करोगे बेटा? मोलर वेट अपॉन बेस है ना ये, तो क्या लिखोगे? एसिडिटी, ठीक है। बहुत आसान है। तो मोलर वेट इसका कितना है? 39 और 1 40 और 16 56 अपॉन इसके पास OH कितने हैं? एक ही है ना, तो 1 से डिवाइड कर दो, तो जो भी आएगा यही इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में इसका 40 16 2 जा 32 और 1 इस सबको जोड़ो और OH कितना है? 2 है, यानी इसकी एसिडिटी 2 है, 2 से डिवाइड कर दो तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको एक बात बहुत जरूरी हमेशा कभी नहीं भूलना है, क्या? कि एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। एसिड के पास जितने H प्लस होंगे वही उसकी बेसिसिटी है और बेस के पास जितने OH माइनस होंगे वही उसकी एसिडिटी है। अब जैसे मान लो सॉल्ट है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, तो कैसे निकालोगे? तो क्या निकालोगे? लिखोगे मोलर वेट अपॉन
पॉजिटिव आयन, कितने पॉजिटिव आयन है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। तो जैसे मान लो NaCl ले लेते हैं, तो NaCl का क्या आएगा वेट, 23 और 35.5, 58.5, तो ये इसका वेट हो गया, तो रख दो यहाँ वेट 58.5। और NaCl के पास पॉजिटिव आयन कितने हैं, 1 है, तो जितना पॉजिटिव आयन है उससे डिवाइड कर दो। जैसे मान लो KCl है, तो इसका होता है 39 और 55.5, जो भी होता है आप करिए, इसको जोड़ दो। अब इसके पास पॉजिटिव आयन कितने हैं, 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। ठीक, तो अगर हम इसको कंक्लूड करें बेटा, तो हम कहेंगे कि इक्विवेलेंट आपको वेट निकालना है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो एसिड होती है उसकी बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी कहते किसको है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, जितने H प्लस आयन रिप्लेस हो जाए। जैसे HCl की बेसिसिटी 1 है, H2SO4 की 2 है। उसी तरह बेस की क्या होती है, एसिडिटी होती है। एसिडिटी कहते किसको है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। ठीक, सॉल्ट का क्या होता है, मोलर मास या मोलर वेट अपॉन टोटल पॉजिटिव आयन। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मेलिटी। अब इसमें न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है।